क्लास 10th वालों के लिए आज अपन जो आपके सामाजिक विज्ञान का सेकंड मॉडल पेपर है वो आज अपन लेकर आ गए। आप सभी का भिलवाड़ा एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो जो अपन डेस्क वर्क लेके चल रहे थे उसका अपन सेकंड मॉडल पेपर आज स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा मॉडल पेपर? सेकंड। पूरा फर्स्ट मॉडल पेपर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने फर्स्ट वाला मॉडल पेपर नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल पर जाकर फटाफट से देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आपका दूसरा मॉडल पेपर। इन मॉडल पेपर का करवाने का उद्देश्य क्या है? तो इनसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अपन सब मॉडल पेपर पहले करवाएंगे, फिर आपका हम एग्जाम भी लेने वाले। तो उस हिसाब से तैयारी के साथ साथ आपको 80 अंक का किस तरीके का मॉडल पेपर बन के आएगा या आपके जो मेन पेपर एग्जाम किस तरीके से आएगा वो आप इस क्लास में समझने वालों। और कितने समय के अंदर, यानी कि 3.25 घंटे का जो आपका टाइम पीरियड है, इसी के अंदर आपको इस पेपर को किस तरीके से कंप्लीट करना है, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखने के लिए ये सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। बात करें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, तो इसमें से 60 से 80% कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम इन क्वेश्चन में से 60 से 80% क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में छपने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और होश के साथ, जोश के साथ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपके एग्जाम का जो पैटर्न आने वाला इस तरीके से, आपका पहला पेज वहां पर रहने वाला है। उस पेज पर आपको माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 और सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ आएगा। कुछ जरूरी चीजें जो आपको वहां दे रखी होगी इनको आपको ध्यान से देखना होगा। यानी कि इसमें क्या दे रखा है उसकी अपन बात करें तो आपको नामांक, उसका नाम वगैरह लिखना है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। इसकी मैं आपसे बात करूं तो एग्जाम से पहले ये सारी रणनीतियां आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से कर लीजिएगा। बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। स्टार्ट करूं मैं क्वेश्चन नंबर, जैसे खंड के अनुसार इसको बांटा जाएगा। खंड में पहला खंड ए, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि ए ब स द वाले क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? अफ्रीका के अंदर 1890 के अंदर कौन सी घातक बीमारी पशुओं के अंदर फैल गई थी? तो इसका आंसर रहने वाला है रिंडर पेस्ट। कौन सी बीमारी? रिंडर पेस्ट। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एक एक शब्द को फटाफट से लिख लेना। अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में फटाफट से छाप दो। पहला रिंडर पेस्ट क्लियर है क्या? बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जो महात्मा गांधी थे, कौन थे भैया? महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी थे वो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं? तो आपको याद रखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण था। जो आदि औद्योगिक व्यवस्था थी उस पर नियंत्रण किसका था? क्या मजदूरों का था? क्या सौदागरों का था? क्या किसानों का था? क्या बुनकरों का था? तो इसका आंसर रहने वाला है सौदागरों का। सौदागरों का उस पर नियंत्रण रहने वाला है। क्लियर हो चुका होगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पढ़ा चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, या आप भी डेस्क वर्क लेके आ चुके हो तो सोल्व करने लग जाइए। क्लियर है क्या? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर कौन आया था? यानी कि वुड ब्लॉक वाली जो छपाई है चीन से कहाँ आई? इटली में आई। चीन से कहाँ आई? इटली में। तो उसे लेकर कौन आया ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर बता देना, मार्को पोलो। क्या आंसर रहने वाला है? मार्को पोलो। तो एक चीज याद करने की, यदि समझाने पे याद नहीं हो रहा है, एक बार आप याद कर रहे हो फिर याद नहीं हो रहा है, तो कॉपी पेन एक बढ़िया उपाय है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लिखिए आप भी। वुड ब्लॉक वाली छपाई या वुड ब्लॉक छपाई की मैं बात करूं, वुड ब्लॉक जो छपाई है कौन लेके आया? तो मार्को पोलो। बस डायरेक्ट ये याद करना है। अब अगली बार जो आपके शॉर्ट नोट्स देखोगे, आप ये पेज पे बनाओगे कंटिन्यू, तो आपको केवल इतना सा याद रखना है कि वुड ब्लॉक जो छपाई है चीन से इटली में कौन लेके आया? तो मार्को पोलो लेके आया। क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का जो भूमि निम्नीकरण है उसकी चर्चा करें तो किस कारण से है पंजाब में? तो वहां पर सिंचाई, यानी अधिक सिंचाई के कारण। किसके कारण? अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण। कहां पर? पंजाब में। क्लियर हो चुका होगा। एक एक पॉइंट को मैं अच्छी तरीके से आपको क्लियर करवा रहा हूं यहाँ पे, तो समझने की कोशिश कीजिएगा और छापते रहिए फटाफट से। फटाफट बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है,
वह है, यानी जो भारत है अपना देश है, इसमें किस राज्य में जो स्थायी वन है, स्थायी और अस्थायी दो प्रकार आते हैं ना, स्थायी और अस्थायी, ये यहाँ पर आपको अस्थायी की बात नहीं कर रहा है, स्थायी की बात कर रहा है। स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पूछ रहा है, तो अधिक क्षेत्र कहाँ रहने वाला है, तो यहाँ पर आपका रहने वाला है मध्य प्रदेश। क्या आंसर क्या होगा, MP से याद रखोगे मध्य प्रदेश। कौन से वन, स्थायी वन। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस राज्य का क्षेत्र है वहां पर वनों में, कौन से वनों में, स्थायी वनों में, तो रहने वाला है मध्य प्रदेश। क्लियर हो चुका होगा। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, यानी कि आपको ऑप्शन दे रखे, और उद्योग कौन सा, चूना पत्थर को किसके रूप में, रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेने की बात कर रहा। क्या एल्यूमिनियम को लोगे, क्या प्लास्टिक को लोगे, क्या सीमेंट को लोगे, या मोटर गाड़ी को लोगे, तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है सीमेंट। किसको लेंगे, सीमेंट। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में बना के अपन क्या करेंगे, फिर सीमेंट बनाने वाले हैं। क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण क्या है, सुरक्षित रहने वाला है। ऐसा कौन सा इनमें से जो पतन बता रखा है पूर्वी तट पर भी स्थित होना चाहिए, जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का क्या है, पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित रहने वाला है, तो इसका आंसर आपके रहने वाला विशाखापट्टनम। आंसर क्या रहने वाला, विशाखापट्टनम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। किसकी बात करें, श्रीलंका की। श्रीलंका से आपके एक क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। यहाँ की राजभाषा कौन सी, सिंहली। राजभाषा कौन सी, सिंहली। और वहीं बात करें तो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो 1948 में, 1948 में। कब बना, 1948 में कौन सा राष्ट्र बना, स्वतंत्र राष्ट्र बना। एक एक चीज क्लियर करवा रहा हूं, आपके क्लासमेट के साथ साथ आपके फैमिली में कोई भी 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, वीडियो को और चैनल को क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना। ये आपका खुद का परिवार रहने वाला है। क्लियर है क्या। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो 1948 में। क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संचार विषय किस सूची में शामिल है। जो संचार विषय है वो किस सूची में शामिल है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन संघ सूची का, दूसरा राज्य सूची का, तीसरा समवर्ती सूची का, और चौथा ऑप्शन आपके पास इनमें से कोई नहीं। सुनिएगा मेरी बात, पहले इनकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करूं मैं संघ सूची की। किसकी बात करें अपन, संघ सूची की। जब संघ सूची की मैं बात करूं, मतलब क्या होता है, सबसे पता जरूरी चीज ये कि संघ सूची का मतलब क्या। तो ऐसी सूची या इस विषय के, इसके अंदर किन विषयों का ध्यान रखा जाता है, तो ऐसे विषय जिन पर काम कौन करेगा, जिन पर निर्णय कौन लेगा, केवल केंद्र सरकार लेगा। कौन लेगा, केंद्र सरकार केवल निर्णय लेगा। तो वो किस सूची में जाएंगे, तो संघ सूची के अंदर वो चले जाएंगे। वो सारे विषय केंद्र सरकार जो निर्णय लेगा वो सारे किस में चले जाएंगे, संघ सूची में चले जाएंगे। वहीं मैं बात करूं कि जिन विषयों पर निर्णय कौन लेता है, राज्य सरकार लेती है। जिन विषयों पर निर्णय कौन ले रही है, राज्य सरकार, तो वो कौन सी विषय में जाएंगे, राज्य सूची में चले जाएंगे। बात करते हैं तीसरा पॉइंट, समवर्ती सूची। ऐसा विषय जिस पर केंद्र सरकार भी परिवर्तन कर सकती है, राज्य सरकार भी परिवर्तन कर सकती है। राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसले ले सकती है, केंद्र सरकार भी अपने हिसाब से फैसले ले सकती है। वो किस में रहने वाला है, तो वो समवर्ती सूची में रहने वाला है। क्लियर हो चुका होगा। केंद्र और राज्य दोनों के मिला के कौन सी सूची बनी, समवर्ती सूची। अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं जो संचार विषय है, संचार के बारे में जो विषय है उसके मामले में जो मुद्दे रहेंगे उस पर चर्चा कौन करने वाला है, तो आपका आंसर आएगा संघ सूची। तो यहाँ पे ए आपका आंसर राइट हो चुका है। क्लियर हो चुका होगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से पढ़ना, सारा काम आपका हो जाएगा। क्लियर हो चुका होगा। चैनल को फटाफट शेयर कर दीजिए। निम्न में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की, जो सार्वजनिक जीवन है उसमें महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है। किनका स्तर, महिलाओं का। किसमें, सार्वजनिक जीवन में। पहला ऑप्शन है यूरोप के देशों का, फिर आपके ऑप्शन है स्कैंडिनेवियाई देशों में, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है एशिया के देशों में, और आपके पास द ऑप्शन है अफ्रीकी देशों में। यहां आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। बात करते हैं इसका आंसर रहने वाला आपके बी ऑप्शन। यहाँ पे आपके रहने वाला स्कैंडिनेवियाई देशों के अंतर्गत महिलाओं का जो स्तर है
वो सार्वजनिक जीवन में क्या है, ऊंचा उठा हुआ है। क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था, पहले पेपर में आपके क्वेश्चन आया था बहुदलीय व्यवस्था, उसमें अपन ने आंसर बताया था भारत और फ्रांस। आज क्वेश्चन आपसे पूछा है एक दलीय व्यवस्था, और इसका आंसर रहने वाला आपके चीन। एक दल जो व्यवस्था कहां पर है, वो चीन में है, चीन में। और बहुदलीय व्यवस्था कहां थी, भारत और फ्रांस में। उनके उदाहरण यहां पर आपको और भी दे रखे हैं। क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है। जो देश विकसित है, सबसे पहले बताओ भारत कौन सा देश है, विकसित देश है विकासशील देश है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो कि भारत कैसा देश है, विकसित या विकासशील। बात करते हैं अपन क्वेश्चन की, तो विकसित जो देश है उसमें जीडीपी में सर्वाधिक जो योगदान है वो किस क्षेत्र का रहने वाला है, तो इसमें रहने वाला है तृतीयक क्षेत्र का। आपने क्षेत्रक पढ़े होंगे, 3 क्षेत्रक बता रखे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और विनिर्माण क्षेत्रक, ये अलग दे रखा है। तो यहाँ 3 क्षेत्र की मैं बात करूं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में, तो यहाँ क्या रहने वाला आपका आंसर, तृतीयक क्षेत्र यहाँ आपके आंसर रहने वाला है। क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है। भारत में जो भी नोट जारी हो रहा है वो जारी कौन कर रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्य सरकारें करती, जो आपकी राज्य सरकार है, जिस राज्य के आप हो, तो वहां की राज्य सरकार क्या नोट छाप रही है, क्या वहां की केंद्रीय सरकार नोट छाप रही है क्या। तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से बताओ इसका आंसर भी आप, कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है। तो इसका आंसर रहने वाला आपके भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद हो जाएगा, या भारतीय रिजर्व बैंक क्या करेगा, आपके जो भी करेंसी नोट है वो छापने या जारी करने का काम करेगा। कहां पर, भारत में। क्लियर है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य पूछ रहा है, कौन सी कंपनियों का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। आपने मॉडल पेपर नंबर 1 नहीं पढ़ा हो तो वो भी फटाफट से देख लीजिए, और पढ़ लिया हो तो कंटिन्यू रहिए। बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। पहले वाले जो मॉडल पेपर फर्स्ट था उसके अंतर्गत अपन ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्लियर किया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती कौन सी है। ठीक है, यानी कि जिनका अलग अलग देशों में क्या हो, उनकी ब्रांचें हो, उनका पूरा व्यापार अलग अलग देशों में कर रही हो। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या लाभ अर्जित करना, व्यापार को विदेशों में फैलाना, बिल्कुल फैलाएगी। अपने सामान व सेवाओं को विदेश में बेचना, बिल्कुल बेचने का कार्य करेगी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। उपयुक्त सभी, जब आपके तीनों आंसर सही हो रहे हैं तो आप किस पे जाओगे, उपयुक्त सभी पे यहाँ पे जाने वाले हो। क्लियर हो चुका होगा। आपके छोटे छोटे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अभी तक जो आपने क्वेश्चन कंप्लीट किए वो 15 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है, किसके हिसाब से, रेशो के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छाड़ता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्टेपलर कहते हैं। जो स्टेपल करता है, याद रखिएगा, जो स्टेपल करता है उसे स्टेपलर कहेंगे। क्लियर हो चुका होगा, याद हो चुका होगा। जो स्टेपल करेगा उसे स्टेपलर कहेंगे। किनको, रेशो के हिसाब से ऊन को स्टेपल करना स्टेपलर कहलाता है। क्लियर हो चुका होगा, याद हो चुका होगा। बात करें चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह कहलाती है। जो चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से जो लेखन बनी है, लेखन की जो सतह बनी है, उसे क्या कहते हैं, उसे वेलम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसे अपन वेलम कहते हैं। फटाफट से याद कर लिए, वेलम किसे कहते हैं, जो चमड़े की सतह से बनती है। चमड़ा जो है उसकी लेखन की सतह, जैसे ये बनाया अपन ने, ये चमड़े से यदि बना रखा है तो ये किससे बनेगा, क्या कहलाएगा, वेलम कहलाएगा। क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि महिलाएं कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। कैसा कार्य करती है, जब वो घरेलू कार्य करती है तो उसका आदर सत्कार, या अपन बात करें जो आदर बढ़ने की यहाँ क्वेश्चन में बात की गई है, वो घर का कार्य करने पर वो एक ऐसी क्रिया है, तो वहां पर अपन बात करेंगे जहां अवेतन वाली क्रिया हो जाएगी। जैसे घर का कार्य करिए तो उसमें आर्थिक नहीं मिल रहा है तो गैर आर्थिक क्रिया में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, गैर आर्थिक क्रिया में। क्रिया आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया। जिसमें पैसा आ रहा है वो कैसी क्रिया कहलाएगी, आर्थिक क्रिया। जिसमें पैसा नहीं आ रहा वो कौन सी क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया। जो भी महिलाएं घर का यदि काम करती है तो वो कैसी क्रिया है, गैर आर्थिक क्रिया। लेकिन
जब उसका सत्कार कब बढ़ने वाला, जब वो आर्थिक क्रिया करेगी, कैसा कि वो पैसा कमाएगी तब उसकी आदर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, तो कौन सी क्रिया कार्य करेगी, वेतनभोगी, जहां से क्या मिले उसे पैसा मिले, तो वेतनभोगी कार्य करती है। कैसा कार्य, वेतनभोगी कार्य करती है, तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तो इसमें आंसर रहने वाला आपका वेतनभोगी। क्लियर हो गया, दोनों क्रिया बताई, आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया। पूछे आर्थिक क्रिया जिसमें मजदूरी के बदले पैसा मिल रहा हो तो आर्थिक क्रिया में चला जाएगा, गैर आर्थिक क्रिया में मजदूरी नहीं मिलेगी। क्लियर है क्या, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयात पर कर एक उदाहरण है। बात करते हैं यहां पर पॉइंट की, एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है। आयात का मतलब कहीं एक देश से दूसरे देश की ओर क्या हो रहा है, माल आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है, माल आ रहा है, आयात। क्लियर है क्या। निर्यात, माल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्या होगा, जा रहा होगा, तो इस देश से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, निर्यात। क्लियर है क्या, शॉर्टकट चीजें बता रहा हूं याद करने की, आप केवल समझते जाइए, एक एक चीज याद करवा दूंगा। आयात का मतलब दूसरे देश से अपने देश के अंदर क्या आ रहा है, माल आ रहा है, आ रहा है यानी आयात। निर्यात का मतलब माल आ नहीं रहा है, जा रहा है, तो क्या होगा, निर्यात। क्लियर है क्या, दोनों चीजें कंप्लीट करवा चुका हूं। आयात किसे कहते हैं, जहां एक देश से अपने देश के अंतर्गत माल आ रहा है, जब आ रहा है तो आयात होगा, माल आ नहीं रहा है, जा रहा है तो क्या होने वाला है, निर्यात होने वाला है। क्लियर हो चुका होगा। अब अपन इसके आंसर की बात करें तो आयात पर कर, आयात पर कर एक उदाहरण है। जब आपका माल किसी दूसरे देश से अपने देश में आ रहा है और अपन उस पर क्या ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, व्यापार अवरोधक कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं, व्यापार अवरोधक, व्यापार को रोकने का कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं, व्यापार को रोकने का। तो अपने क्या रखना चाहिए, कर मुक्त रखना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक बाहरी देशों का माल यहाँ लावे और बेचे और क्या करे, अपने देश की अर्थव्यवस्था को सही तरीके से करे। अधिकतर लोग आमतौर पर राजनीतिक दलों के बारे में रखते हैं, क्या रखते हैं, खराब विचारधारा रखते हैं। क्लियर है क्या, आंसर रहने वाला आपका खराब के बारे में क्या रखते हैं, खराब विचारधारा यहां पर रखते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में, लोकतांत्रिक जो सरकार है उसमें फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में क्या होता है, समय अधिक लगता है। क्या अधिक लगता है, समय अधिक लगता है, तुलना में समय अधिक लगता है। भाई साहब, जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उसमें क्या होगा, समय अधिक लगेगा। वहीं अपन तानाशाही की अपन बात करें, वहां पर समय कम लगता है, फैसले एक राजा को लेना होता है, वो इमीडिएटली वहां फैसले लेता है, तो समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। क्लियर हो चुका होगा। बांध के जलाशयों में, बांध के जलाशयों में जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किससे, तलछट, तलछट जमा हो जाने से। किसके जमा हो जाने से, तलछट जमा हो जाने से वे बाढ़ आने का कारण क्या हो जाता है, बन जाता है। तो क्या लिखोगे, तलछट। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, याद करवा चुका हूं, क्लियर हो चुका होगा। एक बार में यदि याद नहीं होता है तो वीडियो को एक बार और देखना है, क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की बात करेंगे और एक शब्द के अंदर या एक पंक्ति में आपको इसका आंसर देना होगा। गांधी जी के नेतृत्व में, किनका नेतृत्व, गांधी जी का, चलाए गए 2 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों के नाम लिखने हैं। गांधी जी के नेतृत्व में 2 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए, उनके आपको नाम बताने हैं। तो पहला नाम याद करो आप, खेड़ा, खेड़ा आंदोलन। क्या याद करोगे, खेड़ा आंदोलन। दूसरा याद करोगे अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद खेड़ा, अहमदाबाद खेड़ा किनके अंडर में, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए। क्या पूछ रहा है, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए 2 प्रारंभिक सत्याग्रह पूछ रहा है, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जेम्स वाट ने अपने बाप के इंजन को कब पेटेंट करवाया, क्या करवाया, पेटेंट करवाया। किसने करवाया, जेम्स वाट ने। किसको, बाप के इंजन को। पहले वाले चैप्टर में क्वेश्चन आया हुआ मॉडल पेपर में, अब इसको आगे पूछा कि पेटेंट कब करवाया, तो 1871 में। कब, 1871 में, 1871 में जेम्स वाट ने अपने बाप के इंजन को क्या करवाया, पेटेंट करवाया। क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के किन 2 बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार चलता था। जो भारत है उसका किन 2 बंदरगाहों की बात कर रहा है, 2 बंदरगाहें जहां से विदेशी व्यापार
चलता था। तो इसका अपन बात करते हैं, पहला रहने वाला सूरत और दूसरा है हुगली, यानी सूरत और हुगली दो बंदरगाह है, वहां से इसका क्या चलने वाला है, व्यापार चलने वाला है। क्लियर है। बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है, कहाँ की बात कर रहा है, बेल्जियम की, और वर्तमान में पूछ रहा है कि कौन सी शासन प्रणाली वहां पर चल रही है, तो वहां पर कौन सी चल रही है, संघात्मक शासन प्रणाली। कैसी शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए। श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशय है, श्रम की बात कर रहे हैं, काम के बंटवारे का वह तरीका, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की कौन करती है, औरतें करती है, और बाहर के काम पुरुष करते हैं। ये क्या है, आपका लैंगिक विभाजन कर रहा है। किसके आधार पर, श्रम के आधार पर, कि खाना कौन बनाएगी, महिलाएं बनाएगी, पैसा कौन कमा के लाएगा, पुरुष लेके आएगा। ये क्या है, लैंगिक विभाजन। किसके आधार पर, श्रम के आधार पर। क्लियर हो चुका होगा। 2 लाइनें लिखनी है कि काम का बंटवारा करना, बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम कौन करेगी, महिलाएं करेगी, और बाहर के काम कौन करेगा, पुरुष करेगा। ये आपका विभाजन हो गया। किसका विभाजन, लैंगिक विभाजन। किसके आधार पर, श्रम के आधार पर। क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रीय दल क्या है, संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। यानी कि जो संघीय इकाई है उसमें से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाला जो है राजनीतिक दल है, वो आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहलाता है। संघीय इकाइयां हैं बहुत जगह, बहुत सारा अपना भारत है, उसमें से किसी एक क्षेत्र में अस्तित्व रखने वाला राजनीतिक दल जो रहेगा वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहलाने वाला है। क्लियर हो चुका होगा। सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। किसका पूछा है, सेवा क्षेत्र का। कुछ नाम बता रहा हूं, इन नाम को याद कर लेना, छाप के आ जाना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। परिवहन, संचार, वित्त यानी मनी से रिलेटेड जो भी चीजें चलेगी, बीमा संग्रहण, बैंकिंग आदि सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। आपसे पूछे सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, या सेवा क्षेत्र में किन किन बिंदुओं को अंकित किया गया है, तो परिवहन, संचार, वित्त, बीमा संग्रहण, बैंकिंग आदि सेवाएं जो प्रदान करने वाले जो क्षेत्र है वो किस में रहने वाले, सेवा क्षेत्र में रहने वाले। आपके छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बात करें अपन अगले के जो सिस्टम रहने वाला है उसकी यदि मैं आपसे चर्चा करूं, अब आपका जो निष्कर्ष निकलने वाला है यहां से, आज अपन इस क्लास में मॉडल पेपर दूसरा पढ़ रहे हैं। किसका, सामाजिक विज्ञान का। एग्जाम से पहले पूरी कोशिश रहेगी आपके एक एक मॉडल पेपर को मैं कंप्लीट करवा दूं। उससे पहले एक मैं 1 शॉट हर चैप्टर का लेके आ रहा हूं। आपके जो बिंदुवार जो चैप्टर है, जो आपके अधिक नंबर के सिलेबस में रहने वाले, उन पर आपको भी ध्यान रखना है। और 1 शॉट वीडियो में 1 से 2 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पर आपको याद करवाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो फटाफट से आपके स्कूल में आपके परिवार वाले साथियों को, सबको जो 9th और 10th में है, उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।